नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। वक्त हो चला है बड़ी और अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद विपक्ष का हंगामा। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर एकजुट हुए विपक्षी दल। गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक निकाला मार्च। चारधाम परियोजना को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है चारधाम। परियोजना पूरी होने के बाद भारत की चीन तक पहुंच बनेगी आसान। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से मुस्लिम समाज में भी खुशी। ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़े सैयद एम यासीन का बयान। कॉरिडोर बनने के बाद सुरक्षित हुई मस्जिद। जौनपुर में विजय संकल्प रैली में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा सीएम योगी पर निशाना। कहा कि गंगा में गंदगी है, इसीलिए नहीं लगाई गंगा में डुबकी। देश में बढ़ता जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। दिल्ली में सामने आए ओमिक्रॉन के नए 4 मामले। राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 6 मरीज हो चुके हैं और 1 मरीज ठीक होकर वापस घर जा चुका है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सोशल मीडिया के जरिए खुद करीना ने दी जानकारी। करण जौहर के घर पार्टी में हुई थी शामिल। और अब खबरें विस्तार से। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने हैं, लेकिन सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामा के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिस मुद्दे पर सदन में विपक्ष में बहस करना चाहती है, उन पर हमें बहस नहीं करने दी जाती है। जहां विपक्ष आवाज उठाने की कोशिश की जाती है, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं। हंगामे के बीच संसद में बिलों के बाद बिल पास हो जाते हैं। लोकतंत्र को चलाने का ये कोई तरीका नहीं है। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, सदन में शालीनता और मर्यादा बनाए रखें। अनियंत्रित और असंसदीय व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि संसद में शीतकालीन सत्र में निलंबित हुए 12 सांसदों का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने के लिए केंद्र को हरी झंडी दिखा दी है। अनुमति मिलने के बाद चारधाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईवे निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का अनुमान नहीं लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को डबल लेन तक चौड़ा करने की अनुमति के साथ ही परियोजना पर सीधे रिपोर्ट करने के लिए पूर्व जज AK सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन भी किया है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिला अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वो निगरानी समिति को पूरा सहयोग करें। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से मुस्लिम समाज में भी खुशी की लहर है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद एम यासीन ने कहा कि जितनी खुशी हिंदू भाइयों को हुई है, उतनी ही हम सभी को हुई है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में थे, उस समय मस्जिद में नमाजी आ रहे थे। एक तरफ अजान तो दूसरी तरफ धाम के लोकार्पण का कार्य बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हुआ है। ये खुशी की बात है कि यहाँ काम अच्छा हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया समिति के लोग भी खुश हैं। यासीन ने कहा कि कॉरिडोर बनाने के बाद मस्जिद सुरक्षित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं, जहां पर पीएम ने सोमवार को काशी कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया, तो वहीं रात को पीएम मोदी ने गंगा आरती में भाग लिया। इस मौके पर शहर में शिव दीपोत्सव मनाया गया। इसके बाद पीएम मोदी अचानक रात में रेलवे स्टेशन गए और वहां का जायजा लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। इस मौके में बनारस की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक इस ऐतिहासिक लम्हे की खासी चर्चा रही। सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में गंगा आरती के गवाह बने। पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस मौके पर शहर में शिव दीपोत्सव मनाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद है। जब वो यहां से चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। गंगा आरती के दौरान लोगों की भारी भीड़ वहां मौजूद रही। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। गंगा घाट इस दौरान आकर्षक रोशनी में सराबोर हो गया। बनारस बम बम हो गया, क्योंकि बनारस का जो संपत्ति था, संपत्ति एक तरह से यानी जो हमारे जो हम बुजुर्गों के मुंह से सुनते थे, नहीं यहाँ ये था, यहाँ ये था, आज देखने को मिल गया। पहले लोग गंगा जी नहाते थे और बाबा विश्वनाथ के डायरेक्ट जाते थे। आज भी वही हुआ है। मोदी जी भी ललिता घाट पे नहाए हैं और वहाँ गए हैं। तो ये पुराना बनारस जो था, जो बिगड़ चुका था, आज जगमग हो गया और आज भोलेनाथ की दिवाली बन गई। एक महादेव का एक सच्चा भक्त, एक महादेव का एक सच्चा भक्त जो आया इसी युग में, युग पुरुष नहीं, देव पुरुष बन के, जो हमारे संस्कृति को बचा रहा है, हमारे जो है जो कलाओं को जो हमारे जो चीजें जो दब गई थी, जो खो गई थी, उनको राम जन्मभूमि हो, चाहे जो है काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, अब कहीं भी इतिहास उठा के देख लीजिए, इन सब का जो जोरदार उद्घाटन और लोकार्पण शिलान्यास ये कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर सकता था। और हम बहुत भाग्यवान है कि हमें अपने जीवन काल में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कोरोना काल से निकलने के बाद भी अपने कामों को बहुत तेजी से निरंतर विकास की तरफ लेके गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर लेजर शो का आनंद लिया। काशी के गंगा घाटों का शानदार नजारा देखते ही बन रहा है। घाटों को सुंदर लाइट्स और दीपों से सजाया गया है। गंगा घाटों पर दीपोत्सव भी किया गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी में विभिन्न घाटों पर आयोजित गंगा आरती और शिव दीपावली उत्सव के दौरान सजी सवरी काशी का खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गंगा आरती के बाद रात 8 बजे से रात 12 बजे तक क्रूज पर ही बीजेपी नेताओं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद वहां से गोदौलिया के लिए रवाना हो गए। वहां से वो कुछ देर तक टहलते रहे और निर्माण कार्य का मुआयना किया। बता दें कि गोदौलिया से दशाश्वमेध तक की सड़क को गुलाबी पत्थरों से बेहद आकर्षक रूप दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ की इमारतों को गुलाबी रंगा गया है। पीएम मोदी ने अपनी बनारस यात्रा के दौरान एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए सोमवार आधी रात को विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए और फिर वहां कुछ देर बिताने के बाद बनारस रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करने पहुंच गए। प्रधानमंत्री के आगमन के कारण बनारस रेलवे स्टेशन का लुक भी पूरी तरह बदला हुआ था। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन से अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें से एक तस्वीर में दिख रही घड़ी में रात के 1:13 का समय दिख रहा है। पीएम मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ देर टहलते हुए साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जौनपुर में विजय संकल्प रैली में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा नदी के गंदा होने का दावा किया और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज से जौनपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अखिलेश यादव का प्लेन जब जौनपुर में लैंड किया तो अखिलेश यादव के स्वागत में सपा कार्यकर्ता वहां पहले से ही मौजूद रहे। अखिलेश यादव के साथ सुबसपा ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी शालीनता के साथ सपा प्रमुख का स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू भी हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अखिलेश यादव ने किसानों का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। चुनावों की वजह से तीनों काले कानून वापस लिए गए। बड़े पैमाने पर किसानों का अपमान हुआ है। दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? क्या आज के समय पर किसानों को खाद मिल रही है? डीएपी का पर्याप्त इंतजाम है? यूरिया क्या मिल पा रही है? किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया। 700 के लगभग किसानों ने की जान गई और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरह तरह से कहते थे, उसके पक्ष में, उसके खिलाफ
और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। और आज मजबूरी में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में। इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ही सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहे मनमुटाव को लेकर तंज कसते हुए कहा, डबल इंजन एक दूसरे में टक्कर मार रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अखिलेश यादव ने जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा कि जिस मेडिकल कॉलेज को लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था, आज उसको ही इलाज की जरूरत है। जो लोग जिनके परिवार नहीं हैं, वो परिवार के लोगों का दुख नहीं समझ सकते। और अभी एक साथी पीछे आवाज दे रहा था, आपने आधुनिक खंडर नहीं देखा? ये आधुनिक खंडर है जिसको सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज बनना था। मुझे याद है जिस समय मैं जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कर रहा था, मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल का आजमगढ़ से बेहतर और आसपास के इलाके से सबसे बेहतर मेडिकल कॉलेज बन करके आएगा। उस समय अगर आपने देखा होगा आर्किटेक्चर, क्या शानदार आर्किटेक्चर था इसका। सब बजट दे दिया गया। क्या वजह कि 4.5 साल में वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। इन्होंने आधुनिक खंडर बना दिया और सुनने में यह आया कि इसका भी उद्घाटन हो गया। अरे जिस अस्पताल में जो अस्पताल खुद इलाज मांग रहा हो, जो मेडिकल कॉलेज खुद इलाज मांग रहा हो, वो कब गरीबों का इलाज कर पाएगा। और ये मेडिकल कॉलेज इसलिए बना था कि कम से कम जौनपुर के लोगों को इलाज के लिए कहीं भागना ना पड़े बनारस। वाराणसी से सटे जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जबकि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में जौनपुर की 9 में से 5 सीटों बदलापुर, जौनपुर सदर, जाफराबाद, केराकत और मडियाहू पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल जीती थी, जबकि सपा के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश सपा के पुराने गढ़ को बचाने की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव 2 दिन तक जौनपुर की अलग अलग विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे और सपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे जौनपुर की बात करें तो यहाँ अच्छी संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के वोटर हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब किसी पार्टी के लिए सिर्फ सत्ता ही सब कुछ हो जाए तो इंसानियत का पानी आंखों से गिर जाता है। वादों की लंबी फहरिस्त, कस्में और संबंधों की यादें दिलाने तक की कवायद उस समय तक होती है जब तक कि वोट का आश्वासन न मिल जाए। कहने को तो सरकार के खजाने से गरीबों का राशन बांटा जा रहा है, लेकिन दरअसल इस राशन के बदले में सरकार अपने लिए वोट मांग रही है। सरकारी खजाने से वोट खरीदा जा रहा है, ये कहना गलत नहीं है। यूपी सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सरकारी योजना के अंतर्गत आगरा के एक इलाके में मुफ्त राशन वितरण करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने पार्टी दबाव या जोश में आकर बहुमत की सच्चाई बेपर्दा कर दी है। साथ ही पार्टी की रणनीति का खुलासा कर दिया कि वोट के लिए गरीबी, भूख, बेबसी से सौदा तक करने को पड़े तो पार्टी पीछे नहीं हटेगी। परिणाम गरीब बेसहारा लोगों की भूख का सौदा वोटों से कर बैठे। राशन बांटने के दौरान वो महिलाओं से पूछ रहे थे कि वोट किसको दोगे, तो महिलाओं ने भी कह दिया कि हम उसको वोट देंगे जो हमें मुफ्त राशन दे रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर आपके घर वाले किसी और को वोट देने के लिए कहें तो हाँ कर देना, लेकिन चुपके से बीजेपी को वोट दे देना, क्योंकि बीजेपी ने किसी की जात नहीं देखी, सबको मुफ्त राशन दिया। जब गरीबन को मदद हो रही है तो वोट इनको मिलना चाहिए। बोलना नहीं है। और जहाँ में सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि फलानी जात को मिल रहा है, ठाकुर को मिल रहा है, बाको नहीं मिल रहा है, फलानों को मिल रहा है। जो गरीब है आपको सबको मिल रहा है। अब कल तुम्हारे पति का भी कहेंगे कि मार डालो तो फिर क्या कहोगी? तुम्हारे पति कहेंगे या लड़का कहेंगे कि न्या मत डालो, माँ कहूँगा मत डालो तो फिर क्या कहूँगी? हेलो, तुम हाँ कह दियो, चुपके से डालती हो। हाँ जी, गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत होगा।
ये तुम्हारा लड़का का चूक है और पति का चूक है, तुम जाई में डालियो योगी की में चुप। अरे जिनके भी जो वो चुपके से डाल दियो। हाँ कह वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल में ये वीडियो पोस्ट करते हुए सरकार की निंदा की है। पोस्ट में लिखा है, आगरा में सरकारी वितरण कार्यक्रम के दौरान गरीब को राशन के नाम पर वोट बीजेपी को डालने का भाषण घोर निंदनीय है। जनता इस बार किसी झांसे, दबाव, बहकावे में नहीं आएगी। पूरे कार्यकाल सिर्फ धोखा, जुमला देने वाले भाजपाइयों को वोट की ताकत से सत्ता से हटाएगी। आपको बता दें कि यूपी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यूपी में मार्च तक अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ रिफाइंड चना, नमक और दाल का भी वितरण किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि इस योजना के जरिए गरीब परिवारों के वोटों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इन बेबस गरीबों से राशन के बदले वोट का सौदा नहीं, बेबसी और भूख का सौदा किया जा रहा है और साफ तौर पर सरकारी तंत्र का प्रयोग होता देखा जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक लोकतंत्र देश में जनता को इतना हलाल कर दिया गया है कि वो मात्र अपने पेट भरने के अलावा और कुछ सोच ही ना सके, तो परिणाम क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि उस देश की एक बड़ी आबादी भूख के लिए सत्ता पक्ष की गुलाम बन जाएगी। वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि क्या गरीबों का वोट लेने के लिए बीजेपी सरकार योजना का इस्तेमाल कर रही है? क्या वोट की फसल काटने के लिए ही मार्च तक मुफ्त राशन बांटने की योजना बढ़ाई गई है? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो लोकतंत्र की पोल खोल रहा है। लखनऊ में विधान भवन के सामने दो लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की है। विधान भवन सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने दोनों को सकुशल बचा लिया है और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आत्मदाह करने वाले शिव मिलन और हरिराम हैं। मोहनलालगंज पुलिस पर पीड़ित करने और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित की 3 ट्रक मोहनलालगंज पुलिस ने सीज कर दिए हैं। शिव मिलन सिंह और हरिराम ने बताया कि वो पीएनसी कंपनी इंफ्राटेक के सब वेंडर हैं। बिजनौर रोड पर रिंग रोड बनाने के लिए मिट्टी डालने का काम करते हैं। मिट्टी डालने के लिए उनके पास अनुमति है, ये जानकारी पुलिस को भी दी थी। उनका कहना है कि मोहनलालगंज पुलिस की तरफ से उनकी 3 गाड़ियां सीज कर दी गई हैं। पुलिस उनसे मिट्टी ढोने के एवज में हर महीने 3 लाख देने का दबाव बना रही है। उन्होंने बताया कि डीसीपी साउथ से भी मुलाकात की, अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। देश के साथ साथ राजधानी में भी अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 मामले सामने आए हैं। कुल 6 में से 1 मरीज ठीक हो चुका है। देश में अब तक ओमिक्रॉन से कुल मामले की संख्या 53 हो चुकी है। दिल्ली को मिलाकर 8 राज्यों में यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ भी शामिल हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर अलग अलग वैक्सीन कितनी कारगर है, इसको लेकर भी सवाल सामने आए हैं। महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन के 2 ऐसे भी मरीज मिले हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी। पिछले हफ्ते बुधवार को फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर के घर हुई नेटफ्लिक्स की सीरीज फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स की पार्टी हुई थी, जिसमें शामिल तकरीबन 6 से ज्यादा लोगों की बीएमसी ने पहचान कर ली है। इस पार्टी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने की सूचना मिलने पर बीएमसी इस बारे में विधिक कार्रवाई की शुरुआत कर चुकी है। इसी के चलते अभिनेत्री करीना कपूर के घर से किसी भी सदस्य के बाहर जाने या अंदर आने पर रोक लगा दी गई है। इस पार्टी में शामिल होने में सबसे पहले कोरोना संक्रमण की पहचान अभिनेता सोहेल खान की पत्नी सीमा खान में हुई। सोहेल खान की कंपनी ने हाल ही में रियाद में दी बैंक टूर का आयोजन किया था। हालांकि पार्टी होस्ट करण जौहर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। तो आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।